हेलो स्टूडेंट्स, उत्कर्ष क्लासेस में आप सबका स्वागत है। और आप लोग होलिका दहन के अवसर पर हैं और आज अपने मन में जितने भी हमने जो अच्छाई अर्जित की है उसको रखें और बुराइयों को दहन कर दें और फिर से एक दृढ़ निश्चय ले लें कि हमको इस बार के परीक्षा में सेलेक्ट होना है एनी हाउ। ठीक है, और आइए आपके प्रश्नों को हम लोग दोहराते हैं साथ साथ। देखिए, ग्रीनविच रेखा नहीं गुजरती है। पहले हम लोग इसमें देखते हैं कि ये ग्रीनविच रेखा क्या है। तो ध्यान में रखिएगा, ग्रीनविच रेखा ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। 0 डिग्री देशांतर रेखा है और इसी को हम विश्व समय या प्रधान या म्योत्तर रेखा भी कहते हैं। प्रधान याम्योत्तर रेखा कहते हैं। इसी से विश्व के समय का निर्धारण हुआ है। इसी से विश्व के समय का निर्धारण हुआ है। ठीक है, हम लोग उस टॉपिक पर चर्चा करते रहेंगे, आप लोग आंसर देते रहिएगा। हाँ, आंसर दीजिए आप लोग। और यहाँ पर देखिए, माली अल्जीरिया स्पेन से गुजरता ही है। ग्रीनविच से लंदन से, तो नाइजीरिया से ये नहीं गुजरती है। नाइजीरिया सॉरी, इस रेखा को यदि हम लोग देखें कि ये रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है तो ये नाइजीरिया ही होगा। नाइजीरिया से ये रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है ना, स्पेन से गुजरेगी, अल्जीरिया से गुजरेगी, माली से गुजरेगा, ग्रीनविच से गुजरेगा और नाइजीरिया से नहीं गुजरेगी, क्योंकि अफ्रीका में नाइजीरिया काफ़ी किनारे हैं। देशांतरी दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है। समय अंतराल 1 घंटे का। और आपको पता है यहाँ पर 360 देशांतर होते हैं। 360 देशांतर हैं और 24 घंटे में पृथ्वी एक बार घूम जाती है, यानी 360 डिग्री घूम जाती है और 24 घंटे में घूमती है। तो हम 24 से इसमें भाग दे देंगे और 24 से भाग दे देंगे तो 12 2 जा और 12 3 जा हो जाएगा। फिर और छोटा करें तो 12 2 1 जा और 2 15 जा, यानी 1 घंटे में 15 देशांतर पार करता है। यानी सूर्य यदि 0 डिग्री पर है, 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर घूम जाए, यानी 15 डिग्री पृथ्वी क्या हो रही है, हर घंटे घूम रही है। प्रति घंटे 15 डिग्री के देशांतर से घूम रहे हैं। बिल्कुल, आप लोग आंसर करिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब आइए यहाँ पे देखते हैं, देशांतर रेखाओं के बीच दूरी न्यूनतम होती है। देशांतर रेखाएं, अब यदि आइए इस पर हम लोग देखते हैं देशांतर रेखाओं, तो देशांतर रेखाएं वर्टिकल होती हैं। आप लोग आंसर करते रहिए, हम तब तक फिगर से दिखाते हैं। ये है, और जो देशांतर रेखाएं होती हैं वह वर्टिकल, यानी ये ऐसे होती हैं। बगल का देशांतर इस प्रकार से, और 2 देशांतरों के बीच यदि दूरी देखा जाए तो विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है। विषुवत रेखा पर सर्वाधिक होती है ये दूरी, और यहाँ पर ये दूरी सर्वाधिक है। और जैसे जैसे देखिए ऊपर जाएंगे ये दूरी क्या होगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। और ध्रुवों पर जाकर के ये दूरी 0 हो जाती है। तो ध्रुवों पर दूरी न्यूनतम होती है। ध्रुवों पर दूरी न्यूनतम होती है। ठीक है, और विषुवत रेखा पे सर्वाधिक होती है। और विषुवत रेखा पे कितनी होती है, इस पर दूरी देखा जाए तो इस पर होती है 111.32 किलोमीटर यहाँ पर। और ध्रुवों पर यह दूरी कितनी हो जाएगी, 0 किलोमीटर। 0 किलोमीटर। पृथ्वी की जो ये विषुवतीय परिधि है वह विषुवतीय परिधि, विषुवतीय परिधि, इसकी लंबाई है 40,076 किलोमीटर। और इसको यदि 360 से भाग दे दें तो आएगा 111.32 किलोमीटर। तो विषुवत रेखा पर दूरी इतनी होती है। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कितने अक्षांश तक समुद्री ट्विलाइट दिखाई देती है?
समुद्री ट्विलाइट, जब सूर्य उदय होता है और सूर्य अस्त होता है, ठीक है, तो देखा जाए तो धूल कणों के परावर्तन से आकाश में काफ़ी दूर तक उजाला दिखाई देता है सूर्य अस्त होने के बाद भी। तो ये जो ट्विलाइट है वह ये 12 डिग्री अक्षांश तक, 12 डिग्री अक्षांश तक जो दिखाई देती है वह ट्विलाइट कहलाती है। और नागरिक ट्विलाइट कहलाती है 6 डिग्री तक, समुद्री ट्विलाइट 12 डिग्री तक। सूर्य के द्रव्यमान का अधिकांश भाग बना हुआ है। आपको मालूम है सूर्य क्या है? तो सूर्य को देखा जाए तो यह एक तारा है, और तारा क्या होता है? प्लाज्मा का पिंड होता है। प्लाज्मा क्या है? गैस जब बहुत ज़्यादा तापमान के साथ होती है तो वह प्लाज्मा की अवस्था में चला जाता है, कुछ जेल टाइप का। तो ये सूर्य में नाभिकीय संलयन हो रहा है, इसमें हाइड्रोजन हीलियम में संलयित हो रहा है, हीलियम में संलयित हो रहा है। टेम्परेचर के साथ ये प्लाज्मा की अवस्था में स्थित है, इसलिए कहा जाता है कि तारा प्लाज्मा का एक पिंड होता है। तो सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन ही होता है। सबसे ज़्यादा यदि इसमें कुछ होता है तो वो होता है हाइड्रोजन। सबसे ज़्यादा यदि कुछ होता है इसमें तो वह होता है क्या? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन का हीलियम में संलयित होता है, और नाभिकीय संलयन इसकी ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। जो तारा है इसकी जो ऊर्जा का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत वह है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन इसकी ऊर्जा का स्रोत है। और नाभिकीय संलयन में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन के 4 नाभिक, हाइड्रोजन के 4 नाभिक 2 हीलियम का निर्माण करते हैं, 2 हीलियम का निर्माण करते हैं। यह है नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया। अब यहां देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है? ग्रह है तो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। और आपको पता है कि सौर मंडल में देखा जाए तो वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने सौर मंडल में 8 ग्रहों को मान्यता दी गई है। 8 ग्रहों को मान्यता दी गई है। इन ग्रहों के क्रमों को यदि हम देखें तो क्रम को और अन्य को भी हम लोग इसमें देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये सन है, सूर्य के जो सबसे नजदीक का ग्रह है वह है बुध। बुध के बाद आपका है शुक्र, वीनस। इसके बाद जो है वह है पृथ्वी। पृथ्वी के बाद जो है वह है मंगल। मंगल के बाद जो है बृहस्पति। बृहस्पति के बाद शनि। शनि के बाद अरुण। अरुण के बाद वरुण। ये 9 ग्रह हैं जिनकी 8 ग्रह हैं जिनकी मान्यता दी गई है। प्लूटो जो कि 9वां ग्रह था उसको ग्रह के दर्जे से बाहर कर दिया गया। अब यहाँ से लेकर के ये जो ग्रह है ये आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। आंतरिक एवं स्थलीय या पार्थिव ग्रह कहलाते हैं। और यहाँ से लेकर के हम लोग यदि देखें तो ये जो ग्रह हैं ये वाह्य एवं जोवियन ग्रह कहलाते हैं। क्रम यदि ग्रहों का हम लोग देख लें तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति, दूसरे नंबर पर शनि, तीसरे नंबर पर अरुण, चौथे नंबर पर वरुण। और इधर हम आ जाएं
तो 5वें नंबर पर ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, 6वें नंबर पर शुक्र है, 7वें नंबर पर मंगल है और 8वें नंबर पर बुध है। तो सबसे छोटा ग्रह बुध है। इनको हम चाहें तो दिन के अनुसार भी सेट कर सकते हैं। यदि ग्रहों का क्रम आपको भूल जाए तो सोमवार मंगलवार से कर लीजिए। सोमवार का मतलब सूर्य कर लीजिए और एक को रखिए, एक को हटाइए। मंगलवार को हटा दीजिए, बुध को रख लीजिए, बृहस्पतिवार को हटा दीजिए, शुक्र को रख लीजिए, शनि को हटा दीजिए, रवि यानी पृथ्वी को रख लीजिए और फिर जिस क्रम में हटाएं उसी क्रम में सेट कर दीजिए। तो ये क्रम एकदम बनता चला जाएगा, ठीक है। तो बुध सबसे छोटा ग्रह है, यानी ये 8वें नंबर का ग्रह है, ये 5वें नंबर का ग्रह है, ये 6वें नंबर का ग्रह है और अरुण को देखा जाए तो 3रे नंबर का ग्रह है। यानी इनमें सबसे बड़ा ग्रह यही है ऑप्शन में। सौर मंडल के किस ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं? देखिए सांझ का तारा, तो ध्यान में रखिएगा, बेस्ट आंसर है कि बुध और शुक्र दोनों को कहते हैं। तो इसे भी कहते हैं सायंकाल एवं भोर काल का तारा और इसे भी कहते हैं सायंकाल एवं भोर काल का तारा। लेकिन यह साल भर में इस तरह सिर्फ 3 बार दिखाई देता है और यह अधिकांश समय दिखाई देता है, इसलिए इसमें आंसर लेना होगा तो हम इसको लेंगे। यानी सायंकाल भोर तार का तारा है जो वर्ष में सिर्फ 3 बार इस रूप में दिखता है, इस रूप में दिखता है, ठीक है। अब देखिए सूर्य के बाद यहां पे ध्यान दीजिए, मान लीजिए यहां पर आपका सूर्य है और ये हमारी मान लीजिए पृथ्वी है, पृथ्वी पर ये दिन है, इधर डे है और इधर नाइट है, ठीक है। शुक्र भी कहीं यहीं घूम रहा है, मान लीजिए यहां पर शुक्र है, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। तो सूर्य का प्रकाश सोचिए, जब हम यहां पहुंच यानी ये घूम करके इस साइड चले जाएंगे तब भी हमको शुक्र दिखता रहेगा। सूर्य का प्रकाश तो इस पर पड़ेगा ही, ध्यान से देखिए, सूर्य का प्रकाश तो इस पर पड़ ही रहा है और इस पर रिफ्लेक्शन इधर तक दिख रहा है, तो यहां तक ये व्यक्ति को दिखता रहेगा। तो रात को जब रात हो जाती है तो सबसे पहले हमको यही तारा दिखाई देता है और जब उधर सुबह होने वाली होती है तब भी यही सबसे पहले दिखाई देता है। इसीलिए इसको साय का तारा और भोर काल के तारे के रूप में हम जानते हैं। तो शुक्र आंसर आप लोग लेंगे, ठीक है। बृहस्पति को देखा जाए तो यह सबसे बड़ा ग्रह है और इसको तारा सादृश्य ग्रह कहते हैं और शनि को चपटा ग्रह एवं गैस का गोला कहा जाता है। चपटा ग्रह एवं गैस का गोला कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है? पूर्वी घाट किधर है भाई? आइए हम लोग मैप पे देखते हैं कि पूर्वी घाट किधर है। यह हमारा भारत का नक्शा है, यहां पर, और यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर ये ऐसे और यहां पर ये इस प्रकार से पूर्वी घाट की पहाड़ी है, ठीक है। और इसकी चोटी पूछ रहा है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पहले ये माना जाता था कि यहां पर एक चोटी हुआ करती थी महेंद्र गिरी। तो पहले यही माना जाता था कि ये महेंद्र गिरी है जो कि 1501 मीटर ऊंची है। लेकिन अब यहां पर विशाखापट्टनम में एक चोटी है जिसको विशाखापट्टनम चोटी कहते हैं, या इसी को झिड़ांगड़ा कहते हैं। ये 1680 मीटर की ऊंचाई लिए हुए है
और ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अनायमुड़ी को देखा जाए कि अनायमुड़ी क्या है, तो अनायमुड़ी इस अनायमुड़ी यहाँ पर है, अन्नामलाई पहाड़ी पर, यहाँ पर अनायमुड़ी चोटी है। और इस अनायमुड़ी की बात करें तो ये 2695 मीटर की ऊंचाई लिए हुए हैं। ये दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है, अनायमुड़ी चोटी यहाँ पर। और ये दोदा बेट्टा जो चोटी है वो नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ पर दोदा बेट्टा चोटी है, नीलगिरी पहाड़ी पर है, नीलगिरी पहाड़ी पर यहाँ पर दोदा बेट्टा है। और ये 2636 मीटर की ऊंचाई लिए हुए है। ये 2636 मीटर की ऊंचाई लिए हुए है और दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है, दक्षिण भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी। ध्यान रखिए, एक महेंद्रगिरी यहां पर भी एक चोटी है, ये भी कहलाती है महेंद्रगिरी। ये तमिलनाडु में है, तमिलनाडु में है और ये भारत की दक्षिणतम प्रमुख चोटी है, भारत की दक्षिणतम प्रमुख चोटी है। और ध्यान में रखिएगा, खूब ध्यान से समझिए कि ये जो पहाड़ियां हैं दक्षिण में पूर्वी घाट, इनसे यही सब क्वेश्चन आते हैं, जो इतने ही से क्वेश्चन मिल जाते हैं आपको, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आगे। दो भ्रंश घाटियों के मध्य अवस्थित शीर्ष स्थल क्या कहलाता है? तो दो भ्रंश घाटी से क्या मतलब है? जैसे भ्रंश घाटी को पहले समझते हैं, जैसे मान लीजिए ये आपका प्लेट है, ये प्लेट मान लीजिए हम इसमें 3 लेयर दिखा देते हैं, ये 3 लेयर दिखा देते हैं। और 3 लेयर में यदि इसमें देखा जाए, मान लीजिए बड़े कंकड़ पत्थरों का ये लेयर बना हुआ है और यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये लेयर ऐसे बना हुआ है और यहाँ पर हम लोग देखें तो मान लीजिए यहाँ पर ये सब लेयर ऐसे बना हुआ है, ये सब लेयर ऐसे बना हुआ। अब यदि हम देखें कि यहाँ पर ये लेयर है और सोचिए जमीन में तनाव की वजह से ये बीच का पूरा भाग ही धंस गया, तनाव की वजह से, और पूरा ये भाग ही भूभाग ऐसे अंदर की ओर आ गया, ये एक ब्लॉक ही सरक गया। तो ऐसी ही घाटी को हम रूपांतरित भ्रंश के नाम से जानते हैं। ये सेम इसी तरह रहेगा, बड़े कंकड़ पत्थर यहाँ रहेंगे और ये एकदम सेम टू सेम ऐसे, इसको रूपांतरित भ्रंश के नाम से जाना जाएगा। और ये जमीन का भूभाग धंस गया है, इसलिए ये जो घाटी बनी है वह है भ्रंश घाटी। और दो भ्रंश घाटियों के बीच अवस्थित उभरा हुआ भाग कह रहा है, यानी मान लीजिए यहाँ पर एक भ्रंश घाटी बन गई और इतना छोड़ करके एक यहाँ पर भी भ्रंश घाटी बन गई। तो इस फिगर में ये पूछ रहा है कि ये बीच का उभरा हुआ भाग क्या कहलाएगा? तो इसी उभरे हुए भाग को हम लोग कहते हैं ब्लॉक पर्वत, या इसी को कहते हैं अवरोधी पर्वत। ये दो लगातार भ्रंश हैं, ये दो लगातार भ्रंश हैं, इस भ्रंश के बीच में ऐसे, तो इसको ब्लॉक पर्वत के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। ये अब यहां आ जाइए, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2
या गाडविन आस्टीन, ये गाडविन आस्टीन भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी हाइट है 8,611 मीटर। और ये कहाँ है? ये है काराकोरम श्रेणी पर, काराकोरम श्रेणी पर है। ट्रांस हिमालय में है, महान हिमालय में है, लघु हिमालय में है, शिवालिक में है। और काराकोरम श्रेणी को देखा जाए तो काराकोरम भारत की उत्तरतम श्रेणी है, सबसे उत्तरी श्रेणी है। तो सोचिए ध्यान से, यदि भारत के उत्तर है तो महान हिमालय के उत्तर में उत्तरी श्रेणियां हैं ट्रांस हिमालय, जिसको कहा जाता है हिमालय पार पर्वत। तो हिमालय पार पर्वत में ये श्रेणियां मिलेंगी, तो ट्रांस हिमालय ये मिलेगा, ठीक है, काराकोरम श्रेणी में मिलेगी। काराकोरम को एशिया के रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है, ठीक है, मेरू रीढ़ की हड्डी के नाम से जाना जाता है, मेरुदंड कहते हैं। सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी यदि देखा जाए तो इसमें आंसर हो जाएगा अमरकंटक, जो कि 1350 मीटर की ऊंचाई लिए हुए है, 1350 मीटर। और कहाँ है? पंचमढ़ी के निकट है। और किस पर है? महादेव पहाड़ी पर है, महादेव पहाड़ी पर है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सतपुड़ा की श्रेणी की बात की जाए तो थोड़ा ध्यान दीजिए, सतपुड़ा पर्वतमाला इस तरह से है, जैसे एक ये पहाड़ी है, एक ये पहाड़ी है और एक पहाड़ी ऐसे गई हुई है। इनका हम नामनेशन कर देते हैं। ये है राजपीपला पहाड़ी, राजपीपला पहाड़ी है। ये जो है वह है महादेव पहाड़ी, और ये जो है वह है मैकाल पहाड़ी, ठीक है। और इसमें सतपुड़ा की जो ऊंची चोटी है वो यहाँ पे है मध्य प्रदेश में। ये जो चोटी आप देख रहे हैं, ये चोटी है पंचमढ़ी के पास, ये कहलाती है धूपगढ़, 1350 मीटर ऊंची है। और सतपुड़ा से कि इसकी जो चोटी है, इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वह कहलाती है अमरकंटक, अमरकंटक, अमरकंटक चोटी। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, इसी अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है, ये, और इसी से इधर गंगा की सहायक सोन नदी निकलती है। अमरकंटक। गुरु शिखर को देखा जाए तो ये अरावली की सर्वोच्च चोटी है, अरावली की सर्वोच्च चोटी है। और ये 1722 मीटर है, अरावली की सर्वोच्च चोटी 1722 मीटर ऊंची है। आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पर्वत कह रहा है दक्षिण गोलार्ध में नहीं है, दक्षिण गोलार्ध में, और यहां कह रहा है नहीं है, यानी उत्तर गोलार्ध में कौन है? तो यहां देखिए, ड्रेकन्स वर्ग पर्वत को यदि हम लोग देखें तो ये दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है। हिंदुकुश पर्वत को देखा जाए तो ये अफगानिस्तान में है। और यही ग्रेट डिवाइडिंग रेंज को देखा जाए तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। और एंडीज पर्वत को देखा जाए तो ये दक्षिण अमेरिका में है। अब अफगानिस्तान को देखेंगे, भारत के उत्तर में है, भारत के उत्तर पश्चिम में है, तो इसका मतलब ये उत्तरी गोलार्ध में ये स्थित है। हिंदुकुश पर्वतमाला, पामीर घाट से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो ये दक्षिण गोलार्ध में नहीं है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? स्पेन और फ्रांस, इसके बीच में पेरिनीज पर्वत है, पेरिनीज पर्वत है। तो ये,
और इसी में एक देश है अंडोरा देश, अंडोरा देश भी है। तो फ्रांस, स्पेन और अंडोरा इन तीनों देशों में है। और ये क्या है? वलित पर्वत है, वलित पर्वत है। वलन के द्वारा इसकी उत्पत्ति हुई है। इसके अतिरिक्त देखें तो स्पेन में सियरा नेवादा वलित पर्वत है, जबकि सियरा नेवादा नामक ब्लॉक पर्वत यूएसए में है। और यहां पे कह दें सियरा नेवादा ये ब्लॉक पर्वत है और ये कहाँ है? यूएसए में, विश्व का सबसे लंबा पर्वत। तो इस नाम के दो पर्वत हैं, ये वाला स्पेन में है, ये वलित पर्वत है और ये ब्लॉक पर्वत है। आगे बढ़ते हम लोग। ब्रिटेन के दक्षिण पेनाइन पर्वत किस वलन का उदाहरण है? असम्मति वलन है। सम्मति वलन का मतलब दोनों तरफ वलन की रेखाएं बराबर हो, दोनों तरफ से फोल्ड हुआ है तो फोल्ड बराबर हो, यदि बराबर नहीं है तो असम्मति वलन के रूप में जाना जाता है। यानी एक प्रकार से देखा जाए तो वलन से इस पर्वत की भी उत्पत्ति हुई है। विश्व के छत की संज्ञा दी जाती है पामीर, विश्व का छत। इसको एक और नाम दिया जाता है एशिया का मृत हृदय, एशिया का मृत हृदय भी कहते हैं, या इसको पामीर गांठ भी कहा जाता है, पामीर गांठ कहते हैं। ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, इसलिए इसे विश्व की छत कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, ये तजाकिस्तान में है पामीर। इसी से इधर चीन में त्यानसान पर्वत, यहां पर कुनलुन शान पर्वत, यहीं से हिमालय पर्वत और ट्रांस हिमालय पर्वत, यहीं से अफगानिस्तान में हिंदुकुश पर्वत, यहीं से सुलेमान पर्वत और यहीं से किरथर पर्वत का विकास हुआ है। ये जो है वह हिमालय है और ये काराकोरम और लद्दाख है, ट्रांस हिमालय है पामीर से, इसीलिए इसको पामीर गांठ के नाम से भी संबोधित किया जाता है। यहां देखिए भारत में प्रायद्वीपीय पठार का आकार कैसा है? तो इसका आकार त्रिकोणीय है। ऊपर देखेंगे, नीचे देखेंगे और पूर्वी भारत में देखेंगे तो ये त्रिकोणीय आकार का भारत का प्रायद्वीप का हिस्सा है। यानी यहां पर देखेंगे ये भारत का प्रायद्वीप जो है कुछ ऐसे ये बना हुआ है, तो इसको बोला जाता है त्रिकोणीय आकार में स्थित है। अरावली एवं विंध्याचल श्रेणी के मध्य स्थित है दक्कन का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मालवा का पठार, दंडकारण्य का पठार। मालवा का पठार हम कह सकते हैं, मालवा का पठार, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार यदि पूछा जाए तो ये मोस्टली झारखंड में है, और दंडकारण्य का पठार पूछा जाए तो ये ओडिशा, छत्तीसगढ़, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में है मालवा का पठार। मालवा का पठार देखा जाए तो ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में है, ठीक है। दक्कन पठार पूरे दक्षिण का पठार है, लेकिन यही दक्कन ट्रैप देता, दक्कन ट्रैप पठार, तो ये महाराष्ट्र एवं
गुजरात में होता, महाराष्ट्र और गुजरात में ये दक्कन ट्रैप पठार होता। तो इसका मालवा पठार आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पठार महाद्वीपीय पठार कहलाता है? निम्नलिखित में से कौन सा पठार महाद्वीपीय पठार कहलाता है? अब यहाँ पर जो इसका आंसर है भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। सवाल उठता है कि पठार कितने प्रकार के हैं, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे पठार की यदि हम बात करें तो 3 प्रकार की स्थिति है। एक है अंतः पर्वतीय पठार, दूसरा है गिरि पादीय पठार और तीसरा है महाद्वीपीय पठार। ये पर्वतों से घिरा होता है, पर्वतों से घिरा है। जैसे हम लोग देखें अंतोलिया या तिब्बत पठार। ये गिरिपादी पठार में पेंटा गुनिया पठार है और गिरिपादी पठार का मतलब एक तरफ पर्वत है, एक तरफ पर्वत है। महाद्वीपीय पठार में पूरा ये अपने आप में ही एक महाद्वीप है। क्या हुआ? अब यहां पर देखिए तो ये हो गया। ठीक है, पेंटागुनिया का पठार गिरिपादी पठार हो गया, तिब्बत का पठार अंतःपर्वतीय पठार हो गया, भारत का पठार ये महाद्वीपीय पठार का उदाहरण हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जापान का माउंट फ्यूजियामा, जापान का माउंट फ्यूजियामा उदाहरण है ज्वालामुखी पर्वत का, अवशिष्ट पर्वत का, ब्लैक पर्वत का, वलित पर्वत का। तो यह एक ज्वालामुखी पर्वत है, जापान की सर्वोच्च चोटी भी है। ठीक है, सुसुप्त ज्वालामुखी है। अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण देखा जाए तो ऐसे प्राचीनतम पर्वत जो आज अवशेष में बचे हैं उन्हें अवशिष्ट पर्वत कहा जाता है। जैसे हम इसका उदाहरण यदि हम लें तो अरावली या ऐसे कर लें, अरावली को देखा जाए वलित है अरावली पर्वत, इसकी उत्पत्ति वलन से हुई है तो इसे वलित अवशिष्ट वलित पर्वत कहते हैं। अवशिष्ट वलित पर्वत है, यानी ये अवशेष में बचा हुआ है, वलन से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, सतपुड़ा की बात की जाए, सतपुड़ा और प्लस विंध्याचल ये भी आज अवशेष में बचा हुआ है और इसको देखा जाए तो ये अवशिष्ट ब्लॉक पर्वत है, अवशिष्ट ब्लॉक पर्वत है। हिमालय को देखा जाए तो वलित पर्वत है, नवीनतम वलित पर्वत है। ठीक है, ज्वालामुखी पर्वत ये है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी मध्य महाद्वीपीय पेटी में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी मध्य महाद्वीपीय पेटी में स्थित नहीं है? सवाल उठता है ये मध्य महाद्वीपीय पेटी क्या है? मध्य महाद्वीपीय पेटी कहाँ है? ये पेटी है यूरेशिया, अफ्रीका तथा इंडो ऑस्ट्रेलिया के मध्य में है। इन महाद्वीपों के मध्य में है।
तो इस बीच में देखा जाए तो मयोन फिलीपींस में है। ये मयोन जो ज्वालामुखी है ये फिलीपींस का ज्वालामुखी है, फिलीपींस का सक्रिय ज्वालामुखी है और ये प्रशांत पेटी में है, प्रशांत पेटी में है जो प्रशांत महासागर के चारों ओर है। और ये एटना इटली में है, ये ईरान में है, ये भी ईरान में है। तो ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। ये वाला नहीं आता है, ये वाला परिप्रशांत पेटी में आता है। और परिप्रशांत पेटी की यदि हम लोग बात करें कि ये परिप्रशांत पेटी कहाँ है, तो प्रशांत महासागर के चारों ओर है। इसको हम अग्नि का वलय कहते हैं, अग्नि का वलय कहते हैं। और इस परिप्रशांत पेटी में सर्वाधिक ज्वालामुखी एवं भूकंप की घटनाएं होती हैं। ठीक है, अब यहां देखिए उत्कर्ष लेके आया है होली का ऑफर। एक ये ध्यान रखिएगा, ये आपका जो ऑफर है वह 21 से लेकर के इस 28 के बीच में ये ऑफर रहेगा। 21 से 28 के बीच में ये आपका ऑफर रहेगा। और ऑफर क्या दिया गया है, सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% डिस्काउंट दिया गया है। ऑनलाइन के जितने भी कोर्स हैं 90% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, ये आपके लिए ऑफर है। इसके साथ ही एक और धमाका है कि 3 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी दी जा रही, यानी जो कोर्स की वैलिडिटी थी वो 3 महीने और एक्स्ट्रा समय तक आपके पास रहेगी। उत्कर्ष ऐप की बुकशाला में प्रिंटेड नोट्स पर भी आपको भारी डिस्काउंट है, आप इसका लाभ ले सकते हैं। उत्कर्ष एक अच्छे कंटेंट के साथ आपके साथ खड़ा है और आप इस कंटेंट का लाभ लेकर अपनी परीक्षाओं में अपनी सफलता को अर्जित कर सकते हैं। हमेशा उत्कर्ष आपके साथ है और इस डिस्काउंट का आप सब लोग लाभ लीजिए। आइए चलते हैं आगे। गैलरेस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ये कोलंबिया का ज्वालामुखी है, कोलंबिया में स्थित ज्वालामुखी है। दक्षिण अमेरिका में कोलंबिया देश है, ठीक है, वहां पर यह स्थित ज्वालामुखी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। अब देखिए भारत में जो ज्वालामुखी है वह बैरन है और ये उत्तर अंडमान द्वीप पर है, उत्तर अंडमान द्वीप पर है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? बैरन द्वीप है, उत्तर अंडमान के क्षेत्र में आता है। नारकोंदम भारत का एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी है। सॉरी, ये उत्तर नहीं, मध्य अंडमान, ये मध्य अंडमान वाले क्षेत्र में है। और ये नारकोंदम उत्तर अंडमान के क्षेत्र में है, ठीक है, उत्तर अंडमान के क्षेत्र में ये स्थित ज्वालामुखी है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी से हुआ है? ये बैरन द्वीप ही है, बैरन है ये। भारत का ये एकमात्र सक्रिय और एकमात्र सुषुप्त ज्वालामुखी का क्षेत्र है, तो बैरन है, ठीक है। पंजाब हरियाणा के मैदानी क्षेत्र में अपरदन से निर्मित छोटे छोटे गड्ढे को किस नाम से जाना जाता है? पंजाब हरियाणा में बांगर के मैदान मिलते हैं और नदियों के द्वारा अपरदन से निर्मित जो गड्ढे होते हैं उसको यहाँ चौंस बोला जाता है, चौंस के नाम से जाना था। पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में बेट बोलते हैं, यहाँ चौंस बोलते हैं, बील बोलते हैं उधर, यहाँ पर चौंस बोलते हैं, ठीक है। ये करेवा है जो जम्मू कश्मीर में, ये जम्मू कश्मीर में है। सरोवरी जमाव है, यानी सरोवर में जो जमा होने से धीरे धीरे वो मिट्टी का रूप ले लिया है। इसी में केसर की खेती करते हैं, केसर की
खेती की जाती है, केसर की खेती होती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ये 165 मिलियन वर्ग किलोमीटर में है और ये त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार है। ठीक है, दूसरा नंबर पर अटलांटिक महासागर है, दूसरा सबसे बड़ा। ठीक है, फिर हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। अरब सागर की बात किया जाए तो विश्व का सबसे बड़ा सागर है, विश्व का सबसे बड़ा सागर है, विश्व का सबसे बड़ा सागर है। हिंद महासागर को देखा जाए एम आकार में है, एम आकार में है, ये एम आकार में स्थित महासागर है। और अटलांटिक महासागर को देखा जाए तो एस आकार में है, एस आकार में है। पैंथालासा का अर्थ होता है, अब देखिए अल्फ्रेड वेगनर ने जो पेंजिया और पैंथालासा बताया, उसमें पेंजिया का मतलब था स्थल ही स्थल और पैंथालासा का मतलब था जल ही जल, भूमि ही भूमि या स्थल ही स्थल, ये मतलब था पेंजिया का। स्थल ही स्थल, बड़ा सा एक स्थल था। पेंजिया का मतलब है जल ही जल। ठीक है, पेंजिया, पैंथालासा, पेंजिया का मतलब स्थल ही स्थल और पैंथालासा का मतलब जल ही जल। पृथ्वी पर आपको पता है कि प्रारंभ में एक ही महाद्वीप था जिसको पेंजिया कहा गया और एक ही महासागर था जिसको पैंथालासा कहा गया। इसी पेंजिया के विभाजन से अलग अलग महाद्वीप, अलग अलग महासागर बने हैं। किनकी, ये किनकी भी कहते हैं या किनकी प्रदेश या ओसाका भी बोला जाता है, ओसाका या किंकी प्रदेश, ये जापान में है और ये पूर्वी एशिया का मैनचेस्टर कहलाता है, पूर्वी एशिया का मैनचेस्टर। और मैनचेस्टर का मतलब ये सूती वस्त्र का केंद्र है, सूती वस्त्र का केंद्र है, सूती वस्त्र का केंद्र है जापान, मैनचेस्टर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, सही सुमेलित नहीं है? नगर है और उद्योग है। रॉटरडम जलपोर्ट, एम्स्टर्डम हीरा पॉलिश, वेलिंगटन को कांच दे दिया है, ज्यूरिख को इंजीनियरिंग दे दिया है। ठीक है, अब यहाँ पर वेलिंगटन को देख लिया जाए, वेलिंगटन को, तो जो वेलिंगटन है वह डेयरी उद्योग के लिए प्रचलित है। वेलिंगटन ये है डेयरी उद्योग, डेयरी उद्योग के लिए वेलिंगटन प्रचलित है। ज्यूरिख है इंजीनियरिंग के लिए, एम्स्टर्डम हीरा पॉलिश के लिए, रॉटरडम जलपोत के लिए है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर फिर से आपको देखते हैं। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रमुख चांदी उत्पादक क्षेत्र नहीं है? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए का। यहाँ पर बात करते हैं हम लोग चांदी उत्पादक क्षेत्र के रूप में। चांदी, जहाँ से चांदी उत्पन्न होता है, जस्ता भी वहीं से उत्पन्न होता है। ये ब्रोकन हिल्स कह रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया में चांदी एवं जस्ते का क्षेत्र है। और यूएसए का मोंटाना, एरिजोना, कोलोराडो, मोंटाना विशेष रूप से ये सब चांदी के लिए जाने जाते हैं। अमेरिका का ये सब क्षेत्र है। यहाँ आते हैं हम लोग। निम्नलिखित कोयला क्षेत्र में किसका कोयला भंडार सर्वाधिक है?
और मालूम है कि भारत के इस सभी की बात कर रहा है, तो भारत में 98% कोयला गोंडवाना चट्टान में मिलता है। गोंडवाना चट्टान में मिलता है। और झरिया भारत की सबसे बड़ी कोयला खान है। भारत की सबसे बड़ी कोयला खान है। भारत की सबसे बड़ी कोयला खान है। रानीगंज पश्चिम बंगाल में है। ये झरिया कहाँ है? झारखंड। झारखंड ये पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल। और यहां पर सर्वप्रथम कोयला का खनन हुआ था। सर्वप्रथम कोयले का खनन हुआ था। कोरबा जो है वह छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में है। और सिंगरौली तो एमपी का क्षेत्र है, यूपी के बॉर्डर पर ही है सिंगरौली। ये कोयले का खान के क्षेत्र हैं। तो यहाँ ये सब आपके प्रश्न थे। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू।